A very good evening to all. We are here for another session by Dr. Vidya Sagar, yet another continuation to the Fatak repertory. I request Sir to begin with today's session. आगे सब लोग चले हम आगे Yes, sir. चलो सभी लोगों का वंस अगेन वेलकम। और अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने बात की थी पाठक रिपर्टरी के रिगार्डिंग कि इसको इस्तेमाल करने के क्या क्या तरीके हैं, और मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे, जैसे कि कॉज, बीमारी का कारण, कंकॉमिटेंट, फिर मैंने बताया था कोर्स ऑफ द डिजीज। तो आपको आई होप कि याद होगा सारा कुछ। याद है आपको? Yes, sir. आज आप लोग चुप चुप हो, क्या बात है? मूड कैसा है आप सभी का? चुप चुप लग रहे हो आज। तो थोड़े कम भी है आज। चलो आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो चीज एक आर्ट है, और इस आर्ट को आपने कैसे ग्रास्प करना है, कैसे सीखना है, कैसे देखना है कि हमें क्या चाहिए पेशेंट के बीच में। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज जहां से हम दवाई उठा सकते हैं, और हर वे हर पेशेंट पर अप्लाई नहीं होगी। आपका पेशेंट जिस रास्ते पर चल रहा है, जिस पथ पर आपका रोगी चल रहा है, आपको उसी पथ पर आकर बात जो है वो सुननी पड़ेगी, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो है प्रिस्क्रिप्शन है वो निकालनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक पेशेंट मेरे पास आया, उसको बुखार था, और उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल चढ़ी हुई थी, जैसे ना ऐसे आंखों के ऊपर भार, बहुत ज्यादा भार। वह मुश्किल से वो आंखें खोल पा रहा था, जिसको डलनेस बोलते हैं। तो फर्स्ट इंस्टेंस पर वो मुझे लगा कि ये टिपिकल जलसीमियम पेशेंट है और इसको जलसीमियम ही देनी चाहिए। लेकिन वही बात जो डॉक्टर हैनेमन ने हमको बोली है कि हमें प्रेजुडिस नहीं होना। तो मैंने उसको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे शुरुआत हुई। तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, मुझे बहुत सुस्ती है और आंखों पर बहुत भारीपन है, बदन भी टूट रहा है। डॉक्टर साहब, 2-3 दिन से मुझे लगता था कि मेरी बॉडी पे ड्राइनेस हो गई है। तो मैं गर्म पानी से नहाता था, तो मैं 2-3 दिन से ठंडे पानी से नहाने लगा। अभी यहाँ सर्दी बहुत है पंजाब में, तो ठंडे पानी से नहाने के बाद से मुझे ऐसे सिम्टम आने शुरू हुए हैं। तो मैंने पाठक की रिपर्टरी से 2 रूब्रिक कंसिडर किए। एक तो ठंडे पानी से नहाने के बाद जब तकलीफ शुरू होती है, क्योंकि वो कारण था, तो कारण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेकंड रूब्रिक आईलिड्स हैवीनेस। आप देखोगे आईलिड्स के अंतर्गत एक रूब्रिक है, हैवीनेस मींस आंखों के जो लिड्स हैं वो भारी भारी। ठीक है, तो दोनों में जो कॉमन मेडिसिन है, तो दैट मेडिसिन वाज रस्टॉक्स। तो रस्टॉक्स इसको पेशेंट को दी गई, और ये पेशेंट जो है वो एक ही दिन में ठीक हो गया। शायद जलसीमियम इसको ठीक ना कर पाती। तो ये कमाल है, सिर्फ यहाँ पर कॉज की इंपॉर्टेंस है। जहां कॉज प्रेजेंट है और उसके अतिरिक्त आपको कोई और अन्य महत्वपूर्ण लक्षण दिखाई नहीं दे रहा, तब आपने कॉज उठा लेनी है। तो यहाँ रुकिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हर केस में कॉज ही उठानी है। जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो कॉज है, चाहे वो कंकॉमिटेंट है, चाहे वो कुछ भी है, जो इंपॉर्टेंट है आपकी आंखों के सामने आपको दिखाई पड़ रहा है, वहां से हमने प्रिस्क्रिप्शन उठानी है। तो अब आप बोलोगे कि डॉक्टर साहब कोई और एग्जांपल दो इसको समझाने के लिए। मैं आपको समझाता हूं कि कॉज कहां पर फेल होती है। हर वक्त हम कॉज पे ही नहीं दवाई देते। तो मेरे साथ अगर आप जुड़ोगे, या कोई भी होम्योपैथिक टीचर के साथ जुड़ोगे, तो आपको रटे रटाए एक जैसे रूल्स फॉलो नहीं करने होंगे। आपको
अपने अंदर से वो चीज पैदा करनी होगी कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। एक बच्चे को मेरे पास लाया गया, इसमें मैं आपको अपना फेलियर भी बताता हूँ और क्यों फेलियर है ये भी बताता हूँ। उस बच्चे के चोट लगी थी यहाँ पर, आईब्रो के ऊपर इतना कट लगा, चोट लगी, और चोट लगने के बाद उसको डॉक्टर के पास ले गए। वहां उसने यहाँ 3 स्टिच लगाए, स्टिच लगा के बोला कि इसको पेन किलर और एंटीबायोटिक दे दो। तो बच्चा शुरू से होम्योपैथिक दवाई खाता है, तो उसको मेरे पास ले आए कि डॉक्टर साहब इसको चोट लगी है, इसके स्टिच लगे हैं, डॉक्टर ने बोला एंटीबायोटिक पेन किलर, लेकिन ये खाएगा नहीं, तो इसको होम्योपैथिक दवाई दे दीजिए। तो जैसे हम करते हैं, क्या करते हैं, इंजरी के बाद क्या दवाई देते हैं आप लोग हो मेरे साथ? हेलो, सब म्यूट हैं। चलो। यस सर, आर्निका देते हैं। यस सर, यस। हाँ, तो डॉक्टर अक्षिता ने आर्निका इसको सर। स्टेफिस आर्निका दे एग्रिया दी। सर, स्टेफिस एग्रिया सर। चलो मान लीजिए स्टेफिस एग्रिया दे दी, चलो मैंने उसको वैसे आर्निका दी थी। तो नेक्स्ट डे मेरे पास वो आए, तो बच्चे के पूरे फेस पर स्वेलिंग हुई पड़ी थी और वो लेयन भी काफी इन्फ्लेम लग रहा था सारा मुझे। तो मुझे लगा कि अगर मेरी दवाई राइट होती आर्निका, तो इस हालत में बच्चा दोबारा नहीं आता। तो फिर मैंने पूछा, केस टेकिंग तो जरूरी है, ऐसे आर्निका नहीं देनी चोट पर। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ था, व्हाट वाज द एग्जैक्ट जो सीन, व्हाट वाज द एग्जैक्ट सीन। कहते इसको चोट लगी, उसके बाद इसको डॉक्टर के लेकर गए, डॉक्टर ने बोला यहाँ स्टिच लगेंगे, स्टिच लगाए और फिर आपके पास आ गए, दैट वाज द सीन। तो मैंने बोला इस सीन में बच्चे के बारे में बताइए। कहते डॉक्टर साहब जब चोट लगी तो ये आया, इसने बोला कि मेरे चोट लगी है। तो हमने देखा चोट लगी तो डॉक्टर के पास ले गए। तो सारे इंसिडेंट्स में बच्चा रोया कहीं पर भी नहीं, 4.5 साल का बच्चा सारे इंसिडेंट्स पे रोया कभी नहीं। और डॉक्टर के पास जाकर जब टांके लगवाए तो खुद बैठकर लगवाए, फिर भी नहीं रोया। और फिर मेरे को भी याद आया कि जब मेरे पास भी दवाई लेने आया था तो इसके चेहरे पर कोई ऐसी बात, डर वाली, कोई पेन वाली बात तो थी ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि ये इम्पोर्टेंट चीज है कि एक 4.5-5 साल का बच्चा, उसे इतनी चोट लगे कि उसे टांके लगाने पड़े और वो रोए भी ना और सारे ट्रीटमेंट भी खुद ही करवा ले और फिर मेरे पास आके दवाई भी ले जाए, तो दैट वाज स्ट्रेंज। तो रुब्रिक सिलेक्टेड, फर्स्ट रुब्रिक क्या होगा बताइए किसी के माइंड में, एनीबॉडी? जल्दी प्लीज, हरी। हेलो, यस सर। एनी रुब्रिक? Yes, sir. अक्षिता, एनी अदर? कौन कौन है डॉक्टर आज? अक्षिता, सरबजीत सिंह बीपिंग सहगल, कैनॉट बीप। गौरव कुमार, अपर्णा, संजय जी, कोई मुझे बताएगा कि क्या रुब्रिक होगा? मैं बता, जरा जल्दी चलिए, आपके मन में है तो। सर, लैक ऑफ रिएक्शन। लैक ऑफ रिएक्शन और फियरलेस। चलो मैं बताता हूँ। द फर्स्ट Absent of pain. Pain, pain, वेरी गुड, Absent painlessness of pain. absence of pain, which are usually painful. बोल्ड। Gurpinder. Painfulness of बोल्डनेस pain, किसने which is बोला? usual. बोल्डनेस कौन बोला है? बोल्डनेस ब्रेवनेस। लता ओसवाल। डॉक्टर लता ओसवाल सर। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब आप बहुत बढ़िया। तो द फर्स्ट रुब्रिक वाज, जिसको मैंने बोला था कि हमने एक प्राइमरी रुब्रिक लेना है और प्राइमरी रुब्रिक के बाद हमने एक दूसरा रुब्रिक लेना है जिसको हम सपोर्टिंग रुब्रिक बोलते हैं। प्राइमरी रुब्रिक वो रुब्रिक है जिसको आप छोड़ नहीं सकते और सपोर्टिंग रुब्रिक वो रुब्रिक है जिसकी सहायता से आप प्राइमरी रुब्रिक में से एक दवाई निकालते हो। तो द फर्स्ट रुब्रिक सिलेक्टेड वाज बोल्डनेस एंड द सेकंड वाज पेन के अंतर्गत। तो आपके पास पाठक रिपर्टरी है, अभी खोलिए। पेन के अंतर्गत एक सब रुब्रिक है, पेन एब्सेंस ऑफ इन अफेक्शंस विच आर यूजुअली पेनफुल। तो दोनों में ओपियम दवाई कॉमन थी और इस पेशेंट को ओपियम दवाई दी गई और फिर विद इन 24 आवर सारी स्वेलिंग वगैरह सारी उतर गई और इसको किसी भी और दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे जो मेरा मिस्टेक था, वो पहले मिस्टेक था कि मैंने इंजरी की दवाई सीधी दे दी, मैंने पेशेंट की स्थिति को कंसीडर नहीं किया। और इसमें पेक्यूलियर थिंग थी कि उसे पेन नहीं थी और वो बच्चा बिना किसी डर के
4.5 साल का बच्चा स्टिच लगवा के आया था, तो मेडिसिन ओपियम थी, आर्निका या स्टेफिसेग्रिया या हिपेरिकम इत्यादि दवाइयां नहीं थी। अगर ये सिम्टम ना होता, बच्चा रोता चिल्लाता, तो ये दैट वाज कॉमन सिम्टम्स, और फिर मैं किसी और मेथड से दवाई उठाता। तो अभी मैं इसी के साथ आपको और कंटिन्यूशन में बताता हूं। इसी तरह से ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास कोई पेशेंट आता है और उसे थोड़ी सी चोट लगती है माथे पर। मान लीजिए यही बच्चा आया मेरे पास और थोड़ी सी चोट लग गई, टांके भी नहीं लगे, स्टिच भी नहीं लगे, जरा सी खरोंच आई और ये बच्चा तब से रो रहा है, मुझे दर्द हो रही है, मुझे दर्द हो रही है। फिर मेरे पास लेकर आए, ये एज्यूम कर रहा हूं, तब मैं क्या करता? चोट लगी है, चोट के बाद दर्द भी हो रही है, बच्चा रोता चिल्लाता भी है, फिर मैं आर्निका देता? नहीं, फिर भी मैं आर्निका नहीं दूंगा, क्योंकि इंजरीज जो है, थोड़ी सी इंजरी में इतनी ज्यादा दर्द होनी, ये सिम्टम कॉल्चिकम का है। समझ गए आप लोग? कहां पे हम मिस्टेक तब होती है जब हम आंख बंद करके, हमारे मन में जो दवाइयां फिक्स हैं, हम उन्हीं दवाइयों के ऊपर काम करते हैं, तब हमारी फेलर होती है। तो जब इंजरी में थोड़ी सी भी इंजरी होती है और पेशेंट इतना ज्यादा रोता चिल्लाता है कि पता नहीं क्या हो गया, तब कॉल्चिकम दवाई होती है। इंजरीज के अंतर्गत रूब्रिक, सब रूब्रिक देखिए, स्लाइट इंजरीज जो है वो कितनी ज्यादा पेनफुल होती हैं। तो ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि हमने प्रेजुडिस नहीं होना, चाहे केस कितना भी सिंपल क्यों ना हो, अपनी आंखें एटलीस्ट खुली रखनी है। नहीं कुछ भी दिखाई पड़ता हमें, मान लीजिए कुछ नहीं है, तो आर्निका दे दीजिए, कुछ तो करना ही है ना, तब आर्निका दे दीजिएगा, जो भी आपके मन में आता है दे दीजिएगा। लेकिन उससे पहले जस्ट लुक एट द केस। किसी भी सिंगल केस को भी ऐसे मत कीजिए कि आप बिना केस टेकिंग के, बिना देखे, बिना आंखें खोले उसको आप दवाई दे दो, ये गलत होगा। तो यहां तक आपको समझ लग गई? कुछ चीज आपको पल्ले पड़ी? या पंजाबी में एक कहावत है ना, पल्ले पई के Yes, पहली sir. Very गई। nice. ओके ओके। तो अब मैं जो नया टॉपिक आपको दे रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग आज मेरे साथ अभी ज्वाइन कर चुके हैं, दे फील दे बिकम फॉर्चुनेट, मतलब क्योंकि वो इस चीज को सीखेंगे जो मैंने बहुत लंबे समय में सीखी है। Yes, sir. Thank you. सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हमारी होम्योपैथी में मानसिक सिम्टम्स को माना जाता है, और मैंने जहां तक पढ़ा है, द मेंटल state of the patient chiefly determines the choice of our remedy। तो जिन लोगों ने ये बात लिखी है कि मेंटल स्टेट जो पेशेंट की है वो रेमेडी को दर्शाती है, उन्होंने गलत नहीं लिखा होगा। तो हम लोग अभी तक कॉज की बात कर रहे हैं, अभी तक पेशेंट के बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो मेंटल सिम्टम्स का रोल कब आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज अच्छी ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एग्जांपल्स देकर समझाता हूं, और बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है, इसको खेल खेल में सीखना है हमने, ताकि आपको याद रहे। मेंटल स्टेट या मेंटल सिम्टम जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और वो हम कब यूज करते हैं। याद रखिए, मेंटल स्टेट्स हम बात करेंगे, सिम्टम्स को छोड़ दीजिए। सिम्टम तो बीमारी के होते हैं ना, हम स्टेट की बात करते हैं। दो तरह की मेंटल स्टेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली मेंटल स्टेट वो स्टेट है जो स्टेट रोगी की जो डिजीज है उसके साथ होनी स्वाभाविक होती है। मैंने जो पहले इंजरी में आर्निका नहीं दी बच्चे को, वो केस मैंने आपको जानबूझकर पहले कराया है, उसके बाद ये टॉपिक छेड़ रहा हूं। जो मानसिक स्थिति है, पहली मानसिक स्थिति वो होती है जो डिजीज के साथ टैली करती है। जैसे अगर बच्चा चोट लगने के बाद रोता है, तो वो रोना, वो जो मानसिक स्थिति है वो टैली करती है डिजीज के साथ। फॉलो माय पॉइंट? और जब कोई, मान लीजिए Yes, किसी sir. पेशेंट को हाथ जल गया, अब किसी पेशेंट का हाथ जल जाएगा तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा रोएगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा। तो जब बहुत ज्यादा रोगी चिल्लाता है, तड़पता है,
तो उस कंडीशन को हम एक रूब्रिक देखते हैं, एगोनी एंग्विश। एंग्विश या एगोनी का मतलब होता है कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की भयंकर पीड़ा से कराहना। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी को बर्न हो जाता है तो क्या बर्न में जब पेशेंट रोएगा, चिल्लाएगा, कराएगा, क्या आप एगोनी रूब्रिक उठाओगे? नहीं। क्यों नहीं उठाओगे? क्योंकि ऐसी अवस्था में एगोनी जो है या एंग्विश जो है वो एक स्वाभाविक स्थिति है पेशेंट की, वो ह्यूमन की बेसिक नेचर है, और उस ह्यूमन की बेसिक नेचर पर हम दवाई सिलेक्ट नहीं करते। हाँ, अगर यही पेशेंट जिसका हाथ जल गया है आके हंस के बोल रहा है डॉक्टर साहब हाथ जल गया है, तो ये इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये बेसिक नेचर नहीं है, अलग है। तो मानसिक स्थिति दो तरह की होती है। पहली मानसिक स्थिति होती है जो डिजीज के साथ टैली करती है, दूसरी मानसिक स्थिति वो होती है जो डिजीज के साथ टैली नहीं करती। ठीक है, अब इसको मैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, पंजाबी थोड़ी बहुत, मैं हिंदी में पंजाबी बोलूंगा तो थोड़ी बहुत समझ जाओगे ना आप लोग, क्योंकि मेरे पास पेशेंट आते हैं तो उसी के हिसाब से मैं आपको इलेबोरेट करूंगा। अब मैं बताता हूं कि पर्सनैलिटी को कैसे निकालना है पेशेंट की। पेशेंट की पर्सनैलिटी को कैसे निकालना है कि ये पेशेंट कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है। आप ना एक बार जस्ट फॉरगेट दैट कि यू आर ए होम्योपैथिक डॉक्टर। एक बार बस ऐसे एक अपने अंदर एक कला डेवलप कीजिए, एक आर्ट डेवलप कीजिए कि आपका जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी पर्सनैलिटी के विषय में सोचिए कि क्या है। आप बाजार में हो, आप रेलवे स्टेशन में हो, आप एयरपोर्ट में हो, आप ऑब्जर्व कीजिए कि हाउ पीपल आर बिहेविंग। एक लेडी मेरे पास दवाई लेने आती थी कभी कभार, तो इसने एक बार मेरे पास दवाई लेने आई। आई थिंक बी विद मी, ध्यान से जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये। तो आके मेरे को बोली डॉक्टर साहब आप मेरा फोन नहीं उठाते, डॉक्टर साहब मेरा फोन उठाते हो, प्लीज मेरा फोन उठा लिया करो डॉक्टर साहब, मेरा फोन नहीं उठाते। तो मैंने कहा भाई मैं तो अपने हर पेशेंट का फोन उठाता हूँ, हो सकता है कई बार नहीं उठाता, कोई कारण होगा। नहीं डॉक्टर साहब आप मेरा फोन जरूर उठाइए करिए, आपको पता नहीं मैं मेरा फोन उठाना पड़ेगा आपको। तो मैं थोड़ा चुप कर गया, मैं कहा चलो देखते हैं क्या कहती है। तो वो मेरे सामने बैठी थी, उठ के ना मेरे टेबल के पास आके खड़ी हो गई। तो मेरा फोन ऐसे नीचे टेबल पर पड़ा है, जैसे ये रंजू मैडम का पड़ा है टेबल पर है। तो डॉक्टर साहब आप ना ऐसा कीजिए, आप मेरा फोन नहीं उठाते ना, आप मेरा नंबर सेव कीजिए, नंबर सेव कीजिए, मेरा नंबर सेव कीजिए। मैंने कहा अच्छा कर लूंगा, नहीं मैं आपको फोन मिलाती हूँ। उसने अपना फोन उठाया, मेरे सामने खड़ी है, फोन उठाया और मेरा नंबर डायल किया फोन से, और मेरा फोन ऐसे नीचे पड़ा। और जब उसका फोन की रिंग हुई तो ट्रू कॉलर लगा रहता है ना फोन में, तो ट्रू कॉलर पर बड़ा सारा लिख के आ गया फुकरी। फुकरी पता क्या होता है फुकरी? पंजाबी में जो लोग पंजाबी जानते हैं उनको पता होगा, फुकरी उस पर्सनैलिटी को बोलते हैं जो उल जुलूल ऐसी वैसी बातें करते रहते हैं, जिनको कोई होता नहीं है। तो वहां पर लिखा आ गया फुकरी। तो वो फोन मिला रही है और यहाँ मेरे यहाँ पर ट्रू कॉलर पर फुकरी लिखा आ गया। तो वो फोन मिलाते मिलाते उसकी नजर पड़ गई, मुझे बोली कि डॉक्टर साहब किसी का फोन आ रहा है आपके फोन पर। अरे भैया तेरा ही आ रहा है। नहीं डॉक्टर साहब मेरी तरफ से बेल तो जा रही है, पर किसी का फोन आ रहा है, फुकरी का फोन आ रहा है। तो मैंने कहा अब क्या बोलूं कि फोन तो मैडम आपका ही आ रहा है। तो उसके जो चेहरे के भाव थे, तेवर थे, वो एकदम से बदल गए। डॉक्टर साहब दिस इज नॉट फेयर, आपने मेरा नाम फुकरी सेव किया हुआ है। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए भाई मैं थोड़ा डर गया, ये तो क्लेश वाली बात है। मैंने कहा मैडम मैंने आपका नाम सेव नहीं किया फोन पे, आपने मेरे को नंबर मेरा डायल किया है, तो मेरा फोन जहाँ पड़ा है उसके ऊपर फुकरी लिखा आ गया है।
ये किसी ने सेव किया होगा, मैंने सेव नहीं किया, मुझे नहीं पता कि आपका ये नाम कैसे और किसने सेव किया। तो वो उसके जो दवाई लेनी थी वो भी भूल गई। अब उसने ये भी नहीं बोला कि मेरा नंबर सेव करो, तो बैठ गई सामने। तो मैंने उसको जो दवाई देनी थी वो दी, और वो बड़े एक ऐसे, आप सोच सकते हो कि किस स्थिति होगी पेशेंट की, क्या स्थिति होगी उस लेडी। तो इस स्थिति में मेरे सामने 2 कंडीशंस आई। ये मैं इंसिडेंस आपको इसलिए सुनाया है, ऐसे हमारे साथ होता रहता है पंजाब में। इसका रीजन, इसके पीछे हमने डिटेक्ट क्या करें। पहला जो रुब्रिक है वो है डॉक्टर अपर्णा वालुकुंज। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, आपने लिखा है एम्बेरसमेंट, तो डेफिनेटली दैट वाज एम्बेरसिंग फॉर दैट लेडी। लेकिन अगर उस लेडी की जगह पर आप होती, मुझे भूल गया डॉक्टर साहब जो अभी आपका नाम था आया, अपर्णा, तो क्या आप एम्बैरेसिंग फील करती? से यस और नो। एनीबॉडी एल्स, कोई भी होता हम में से, मान लो मेरा नाम ही फुकरा आ जाता है, मैं आपको फोन करता, अक्षिता, अगर मैं आपका पेशेंट होता, मैं आता कि मैं बोलता डॉक्टर साहब मेरा नंबर सेव करो, मेरा नंबर सेव करो, आप मेरा फोन नहीं उठाते, और मैं आपके नंबर पर बेल बजाता और वहां फुकरा लिखा आ जाता, तो डेफिनेटली एम्बैरेसिंग। ऐसा कोई सेव तो नहीं Embarrassment, किया हुआ हाँ। मेरा नाम? पहले ये बताओ, मेरा नाम कोई ऐसा वैसा किसी ने सेव तो नहीं किया हुआ नहीं मेरी? सर। ओके। तो वो जो एम्बैरेसमेंट है, वो एम्बैरेसमेंट एक कॉमन चीज है, वो सभी में आएगी, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट उससे पहले वाली स्थिति है। हर पेशेंट आके आपको ये नहीं बोलता कि मेरा नंबर सेव करो, नहीं ना बोलता। हर पेशेंट आपके सिर पर आके खड़ा नहीं हो जाता, डॉक्टर साहब मैं कॉल करती हूँ, मेरा नंबर सेव करो, ऐसा नहीं ना बोलता हर कोई। तो दैट वाज इंपॉर्टेंट। द रुब्रिक वाज पॉम्पस। पाठ्यक्रम में एक रुब्रिक है पॉम्पस। पॉम्पस होता है कि मैं भी कुछ हूं, मेरी भी कुछ इंपॉर्टेंस है। अक्षिता मेरा नाम सेव करो भाई, मेरे मेरे मोबाइल पे अपने पे मेरा नाम सेव करो, आई एम समथिंग। तो दिस स्टेट, दिस इज पॉम्पस। तो समझ लगी इस घटना से आपने कुछ सीखा? अभी आप आपके आपका कोई पेशेंट आके आपको बोल ले तो ऐसा हो इंसिडेंस, तो उसका मतलब ये है कि ये पेशेंट इंपॉर्टेंस है। और जो सेकंड स्टेज है जो एम्बैरसिंग है, वो एक कॉमन सिम्टम है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, एक लेडी आई मेरे पास, तो क्योंकि पहली जो विजिट होती है, कई बार पहली विजिट पर पेशेंट का पता नहीं लगता। खासतौर पर जो क्रॉनिक केस होते हैं, वो जब हमारे पास फर्स्ट टाइम आते हैं, तो फर्स्ट टाइम हमें इतना पता नहीं चलता उनके बिहेवियर का। तो होना तो चाहिए कि फर्स्ट टाइम ही चल जाए, ये आपने आर्ट डेवलप करना। लेकिन सेकंड विजिट पर, थर्ड विजिट पर जो पेशेंट क्लोज आता है, तो उसकी दवाई और बढ़िया तरीके से और हम क्लोज करके दे सकते हैं। तो एक पेशेंट, उसकी एक हैबिट थी, उसने आना, जेब से पैसे निकालने पर्स में से और मेरे टेबल पर रख देने, ये लीजिए और मेरी दवाई पहले करवा दो, मेरी रिक्शा बाहर खड़ी है, मेरी दवाई पहले करा दो, मेरी रिक्शा बाहर खड़ी है। अरे मैडम, आप चीनी लेने आए हो, दाल लेने आए हो, आटा लेने आए हो, मैं आपका पहले डलवा दूं और बाहर रिक्शा पे रखवा देता हूँ। तो भाई आप दवाई लेने आए हो, मेरे को बताओ सही कि क्या हाल है, क्या स्थिति है, क्या दवाई चल रही है, इसलिए नहीं डॉक्टर साहब मेरी रिक्शा बाहर खड़ी, मेरे को पहले डलवा दो, मैंने जाना है। तो ये जो स्थिति है, ये जो ऐसे पेशेंट का बिहेवियर है, ये आपको दर्शाता है कि ये क्या है। क्या इस पेशेंट में धैर्य है? धैर्य समझते हो? पेशेंस नहीं है, हरी है, जल्दी है, ठीक है, इम्पेशंस है। और इसको ये नहीं पता कि डॉक्टर के साथ बिहेव कैसे करना है। अभी ना 2-3 दिन पहले की बात है, जहां मेरा क्लिनिक है ना, तो वहां पर पास ही में एक मंदिर है, तो वहां पर एक कोई भागवत कथा चल रही है, भागवत कथा करवाते हैं सारे, आपको पता होगा। तो वो जो कथा करने वाले कथावाचक हैं, वो उन्होंने वृंदावन से पंडित जी को बुलाया है।
तो 2-3 दिन पहले मैं सुबह सुबह गया क्लिनिक पर, अभी धूप निकली थी, पेशेंट अभी शुरू नहीं हुए, तो मैं ऊपर चला गया छत पे थोड़ा धूप में। तो मेरे जो डिस्पेंसर था उसने बोला कि सर नीचे ना एक पेशेंट आए हैं, आप नीचे आ जाइए। तो मैं नीचे गया, तो वो जो कथावाचक थे वो दवाई लेने आए हुए थे। उन्होंने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा था ऐसे, हेलो आनंद जी, ठीक है, हेलो हेलो। अच्छा, वो मेरे सामने खड़े हो गए, तो मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मैं वेट करता रहा कि अब ये किस चीज की दवाई लेने आए हैं। तो 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते, 3 मिनट बीते। हाँ बस ठीक है, मैं करता हूँ बाद में बात यार, मैं वृंदावन से आया हूँ, कथा कर रहे हैं ना जहाँ पर। जब 10 मिनट बीत गए और उसने फोन से बातचीत बंद नहीं की, तो फिर मेरी भी तो भैया कॉमन नेचर है ना, ह्यूमन नेचर है, आप लोग भी समझ सकते हो कि डॉक्टर के सामने कोई ऐसा पेश आएगा, तो उस सीट पर तो मैं डॉक्टर ही हूं ना, चाहे हो तो इंसान, लेकिन एज ए डॉक्टर डेजिग्नेशन वहां पर मैं बैठा हूं ना। तो मैं उठा और उठ के दोबारा ऊपर चला गया। ये मेरा कॉमन सिम्टम है, इसको मेरी ईगो मत समझिए आप, ये मेरा कॉमन है, क्योंकि आप होते तो आप भी यही करते। तो मेरे असिस्टेंट का फिर नीचे से फोन आया कि सर वो कह रहे हैं कि सर को बुलाओ। मैंने बोला उसको बोलो 10 मिनट बाद आना। 10 मिनट बैठे, मैं 10 मिनट बाद में आता हूँ। तो उसने मेरे से दवाई नहीं ली, वो चला गया। तो जब वो चला गया था, मेरे को लगा कि यार क्या था केस, क्या। तो दैट बिहेवियर कि आप किसी अथॉरिटी के आगे इस तरह की बात करते हो, तो ये बिहेवियर मुझे अजीब लगा। डॉक्टर संजय पटेल का मैसेज आया है अभी मेरे को, उन्होंने एक रुब्रिक लिख के भेजा है, इंसोलेंट। इंसोलेंट इज द राइट रुब्रिक। ये ईगो नहीं है, ये कोई अहम नहीं है, अहम इसमें है, लेकिन ये अहम से अलग स्थिति है। इंसोलेंट हम तब कंसिडर करते हैं जब आप, हिंदी में एक अक्षर है धृष्ट, जब आप धृष्टता करते हो, जब आप धृष्टता करते हो तो उसको हम इंसोलेंट कहते हैं। तो मानसिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये मानसिक स्थिति आप ऐसे डिटेक्ट नहीं कर सकते कि आप पेशेंट को बोलिए कि आपकी नेचर कैसी है। कौन बंदा बताएगा कि मैं इंसोलेंट हूं, मैं धृष्ट हूं? कौन बंदा बताएगा कि मैं पॉम्पस हूं? कौन बंदा बताएगा कि मुझे अपने रूप लावण्य का बहुत घमंड है? कौन स्त्री बोलेगी? बोलेगा कोई? नेवर। तो मानसिक स्तर पर आज भारतवर्ष में बहुत सारे क्लासिकल डॉक्टर्स स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि मानसिक स्थिति पेशेंट की नहीं छोड़नी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई टीचर ये नहीं बताता कि मानसिक स्थिति को पकड़ना कैसे है। ये आर्ट है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि शारीरिक तल से चलो, स्टार्ट फ्रॉम द फिजिकल्स। उसका रीजन है, मानसिक तक आते आते आपको बड़ा अनुभव चाहिए। आप थक जाओगे, आप फेल हो जाओगे अगर आप शुरू से ही मानसिक को पकड़ने लगे। जब मैंने टीचिंग शुरू की आज से लगभग 8-10 साल पहले सोशल मीडिया पर, तो मेरी हैरानी की सीमा नहीं रही जब मैंने देखा कि जो मेरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में होम्योपैथी के दिग्गज डॉक्टर बैठे हैं, इवन हम लोगों ने वहां से सीखा है। और जब मैंने उनका स्तर देखा स्टूडेंट्स का, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ये लोग, इनको बेसिक्स नहीं पता। इनको सिर्फ एक ही चीज पता है कि डिजायर फॉर लाइट, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड। हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो पूछते हैं डॉक्टर साहब मुझे ये कि मुझे बीमारी क्या है, दवाई मैं बाद में लूंगा, पहले मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब मुझे बीमारी क्या है। आपके पास भी पेशेंट आते हैं, आपको भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बीमारी क्या है, मुझे बताइए तो सही एटलीस्ट क्या बीमारी है, मुझे है क्या। तो मैंने देखा कि हर बंदे ने, हर डॉक्टर ने डिजायर फॉर लाइट,
अरे भैया मुझे तो ये डिजायर फॉर लाइट दिखाई नहीं पड़ रही, ये तो इनक्विजिटिव है, जानने की इच्छा है। इनक्विजिटिव समझते हो आप लोग? तो डिजायर फॉर लाइट कहाँ पे लेना है और इनक्विजिटिव कहाँ पे लेना है, ये नहीं सिखाया। एक रुब्रिक्स हमने सीख लिया, उसके साथ उसके क्लोजली रिलेटेड रुब्रिक कौन से हैं, और जब पेशेंट आपके सामने बात करता है ना, जिन लोगों के पास मेरी एक बुक है ना, माई एक्सपीरियंसेस विद स्मॉल रिपर्टरीज, उसके प्रीफेस में मैंने एक बात लिखी है कि जब भी हम मानसिक लक्षण उठाते हैं, वो मानसिक लक्षण रोगी के एक्सप्रेशन से स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। आर यू विद मी? सभी चुप हैं? Yes, थोड़ा sir. बहुत Yes, कर- sir. Yes, yes. Yes, sir. बहुत बढ़िया। जैसे ही कोई पेशेंट आपको बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे ना कैंसर से बहुत डर लगता है डॉक्टर साहब, अब बताइए जो मैंने बोला है, मेरा एक्सप्रेशन देखिए, डॉक्टर साहब मुझे कैंसर से बहुत डर लगता है। भाई कैंसर नहीं होना चाहिए यार, कैंसर नहीं होना चाहिए, और जो मर्जी हो जाए डॉक्टर साहब। तो क्या ये डर है? मेरे एक्सप्रेशन से आपको डर दिखाई पड़ा? No, sir. ये तो स्माइल कर रहे हैं। हाँ, ये तो स्माइल कर रहे हैं। तो जब भी पेशेंट आके आपको बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि मुझे है क्या डॉक्टर साहब, अब मेरा एक्सप्रेशन देखिए, डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि मुझे है क्या, क्या बीमारी है, ये कैसे हुई, तो ये इनक्विजिटिव है, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे क्या है। ये लाइट डिजायर फॉर नहीं है। लाइट डिजायर पर तो होता है कि डॉक्टर साहब जो मेरी बीमारी है ना, वो मुझे स्पष्ट बता दीजिए कि मुझे ये है, बस मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या है। ये है लाइट डिजायर फॉर। तो मानसिक स्तर पर जब भी हम कोई रुब्रिक उठाते हैं, अगर वो रुब्रिक आपने एक्यूरेटली उठा लिया, खास तौर पर क्रॉनिक केस में, तो दुनिया की कोई ताकत, फ्रॉम आशुतोष पांडे टू एवरीवन, नो ऑडियो, ऑडियो नहीं आ रहा कक्षिता, देखो किसी का। तो अगर आपने मानसिक रुब्रिक ठीक उठा लिया, तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपके पेशेंट को ठीक होने से रोक सके। क्रॉनिक केस में हमने पेशेंट की पर्सनैलिटी, उसका क्या बेसिक नेचर है, वहां तक पहुंचना होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, कुछ जूनियर्स हैं, कुछ मेरे से सीनियर्स भी हैं, और कुछ मेरे हम उम्र भी हैं। हमारे पास डेली प्रैक्टिस में अकेले क्रॉनिक केस नहीं आते, हमारे पास जुकाम का पेशेंट भी आता है, हमारे पास बुखार का भी आता है। अगर हम पेशेंट का बुखार नहीं उतार सकते, या उसका जुकाम नहीं ठीक कर सकते, या उसकी खांसी नहीं ठीक कर सकते, तो हमें क्रॉनिक केस लेने का कोई हक नहीं है। लॉजिकली अगर पेशेंट आके बोले डॉक्टर साहब मेरे को 10 दिन से खांसी है, मैंने एलोपैथिक दवाई खाई, ठीक नहीं हो रही, अगर आपकी दवाई से 3 दिन में वो खांसी ठीक नहीं होती, तो हमें कोई राइट नहीं है कि हम रोगी को क्रॉनिक पेशेंट देखें और उनसे पैसे लें। मैं खुद जब मुझे नहीं पता था ये लोग चीजें सारी, मुझे गिल्ट आता था, यार मेरे से बुखार नहीं उतरता। बुखार का पेशेंट 6 महीने मेरे से चल रहा है और उसको बड़ा अच्छी चल रहा है, लेकिन बीच में बुखार आ गया और अब वो पेशेंट से मेरे से बुखार ठीक नहीं हुआ और टूट गया और दूसरे डॉक्टर के पास चला गया, दोबारा से जल्दी नहीं आता पेशेंट, उसका विश्वास टूट जाता है। तो बुखार का पेशेंट ठीक नहीं होता। तो उसके बाद हमने स्टडी की, क्योंकि फॉर्चुनेटली डॉक्टर रंजू 60 बैठे हैं, इनकी बुखार के ऊपर बहुत होल्ड है। बुखार का पेशेंट मैं आज भी इनको ही देता हूँ कि बुखार है भाई, इसको तुम देखो, क्योंकि बुखार मैंने घर से ही सीखा। बच्चों को बुखार होता था तो बच्चों को दवाई देनी, 2 घंटे बाद आके देखना उतरा कि नहीं उतरा, तो नहीं उतरा भाई, मेरी दवाई ठीक नहीं, उतरा नहीं। तो रंजू ने बोला कि जब आप बच्चे को दवाई देते हो ना, तो 2 दिन, 1 दिन कम से कम 24 घंटे ना इसको छोड़ दो, 24 घंटे इसका हाल नहीं पूछना, मैं अपने आप देख लूंगी। और 24 घंटे बाद जब देखते थे तो बच्चा ठीक होता था। तो बुखार में 24 घंटे लगते हैं बुखार उतरने में विदाउट क्रोसिन, लेकिन तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो छोटे केस जो हैं, जो ठीक होने वाले हैं, हम कैंसर की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी बीमारियों की बात करते हैं,
तो छोटे केस जहां से हमें शोहरत मिलती है। आज भी जो लोग पंजाब में हैं या जो मेरे कुलीग्स हैं, कुछ लोग मेरे बहुत फेवरेबल हैं, कुछ लोग मेरे विरोधी हैं। तो जो मेरे अगेंस्ट हैं, जो कहते हैं कि ये विद्यासागर की प्रैक्टिस ठीक नहीं है, ये सप्रेस कर देता है बीमारी को, तो ये दबा देता है, इस सिम्टम को दबा देता है, तो वो लोग भी इस बात से हमेशा सहमत होते हैं कि विद्यासागर से एक्यूट केस या फिर एलोपैथी में जो सब एक्यूट है, जो फंस गया, जो ना इधर का ना उधर गया, वो विद्यासागर से निकल जाता है। और टचवुड, परमात्मा की दया है, ऐसे केस जो फंस जाते हैं मेरे पास आके निकल जाते हैं। तो उसका रीजन ये है कि मैं तवज्जो देता हूँ ज्यादा जो केस क्योरेबल हैं, जो ठीक होने वाले हैं। इनक्योरेबल को मैं ज्यादा तवज्जो देता भी नहीं है। 2 घंटे केस टेकिंग करने के बाद भी अगर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता तो वो हमारे लिए वर्थलेस है। ये नहीं कहता कि वो केस लेने नहीं चाहिए, वो भी लेने चाहिए, लेकिन जो ठीक होने वाले हैं वो नहीं छूटने चाहिए। जुकाम ठीक होने वाला है, बुखार ठीक होने वाला है, ब्रोंकाइटिस ठीक होने वाला है, जीमा ठीक होने वाला है, बहुत सारी कंडीशंस है जो ठीक होने वाली हैं, वो चीजें नहीं छूटनी चाहिए। और वो कैसे ठीक होंगी? जब आप पेशेंट जो बोलता है, जिस तरफ वो आपको लेकर चलता है, आपको उस तरफ चलना पड़ेगा। अगर आप अपनी तरफ आओगे, नहीं मुझे बताओ तेरा स्वभाव कैसा है, तो वो बोलेगा स्वभाव ठीक है, मैं अच्छा हूं। कोई अपने आप को बुरा थोड़ी बोलेगा भाई। तो ये जो स्वभाव कैसे पूछना छोड़िए, ऑब्जर्व कीजिए पेशेंट के भीतर कि पेशेंट को होता क्या है। अब एक और केस के माध्यम में आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूं, अगर आप लोगों के पास अभी टाइम है। शुड आई प्रोसीड? यस सर। एक मेरे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं वो। तो उनके पास जो भी पेशेंट आते हैं वो साइकेट्री की दवाई देते हैं, लेकिन इस बार जो पेशेंट उनके पास आया वो उसकी साली थी डॉक्टर की। तो डॉक्टर साहब का मेरे को फोन आया कि विद्यासागर यार मेरी ना साली है, उसको एक साइकेट्री की मुझे प्रॉब्लम लगती है, पर यार वो मेरी साली है तो मैंने उसको दवाई ज्यादा नहीं देना चाहता अपनी। ऑफ कोर्स मेरी दवाई से इसको फर्क पड़ जाता है, लेकिन तू इसको कोई होम्योपैथिक दवाई दे यार। मैंने कहा भेजो भाई, साली है आपकी तो आपको पता है कि साली कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जो मेरे भाई मैरिड है, पता ही है कि साली कितनी इंपॉर्टेंट होती है। साली का ठीक होना बहुत जरूरी है। घर वाली चलो 2-3 दिन बाद भी ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रंजू है, इसको दवाई दूं ना दूं, लेकिन जब सीमा आती है छोटी तो फिर बात और होती है, उसको देखना पड़ता है। तो साली को ठीक करना जरूरी है। तो साली ने मुझे क्या उस पेशेंट ने मेरे को क्या बताया, तो उसको प्रॉब्लम थी कि वो जहां भी हाथ लगाती साथ ही डकार आ जाता। जहां भी हाथ लगाती डकार आ जाता। तो ये लक्षण एक हमारी दवाई बोरेक्स में है कि जहां दर्द होती है वहां हाथ लगाओ तो डकार आता है। बोरेक्स में एक लक्षण है, पेनफुल पार्ट को टच करो तो बप आ जाता है। यस सर। तो इसको ऐसा नहीं था, इसको ऐसा नहीं था अक्षिता, इसको जहां भी हाथ लगा दो। मैंने भी उसको देखा, बीपी वगैरह जगह हाथ लगाया तो उसने डकार मार दिया। मैं यार ये क्या केस हुआ, चलो देखते हैं भाई। साइकेट्री का केस तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि साइकेट्रिस्ट ने भेजा है तो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी। तो मैंने उसको पूछा कि ये तेरे को कब से है? डॉक्टर साहब 6 महीने से है। कैसे शुरू हुआ था? कुछ नहीं पता, अपने आप ही शुरू हो गया, मुझे कोई कॉज नहीं मिला। चलो एक चैप्टर क्लोज हो गया, कॉज नहीं मिला। मैंने बोला कि तेरे को ये जो डकार आता है इससे परेशानी क्या है? कैसा डकार आता है? कहते एम्प्टी आता है, कोई खट्टे डकार नहीं आते, कोई जलन नहीं होती, होता कुछ नहीं, लेकिन डकार आते हैं। तो मैंने पूछा कि तेरे को इससे परेशानी क्या होती है? अब ध्यान से सुनिए, चाबी लगाई अब मैंने, अब ताला खुलेगा। शरीर में हैवीनेस महसूस होती है, शरीर में बहुत भारीपन महसूस होता है जब डकार आते हैं। पूरी बॉडी हैवी हो जाती है, बॉडी स्ट्रेच करती हूँ, बहुत हैवी हो जाती है बॉडी जब डकार आती है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत बीमार हूं, हेल्दी नहीं हूं मैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत बीमार हूं। लेकिन डॉक्टर ने सारे टेस्ट करा दिए। डॉक्टर साहब ये मेरी फाइल पड़ी है, होल बॉडी के टेस्ट हैं, किसी भी टेस्ट में डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं है। 35 साल उम्र है,
डॉक्टर ने बोला कि ये 25 साल वाली रिपोर्ट है, इतनी अच्छी रिपोर्टें हैं, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मैं हेल्दी नहीं हूँ, मुझे बीमार लगती हूँ, मैं बर्प्स ले लेकर थक जाती हूँ, डकार मार मार के, डकार आते हैं फिर और आते होते मैं थक जाती हूँ। तो दैट वाज द केस। देखिए साइकेट्री का केस है, हम लोग जब तैयारी करके बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा केस होगा, सारा पूछेंगे क्यों है, तेरे को क्या परेशानी है, क्या ऐसा स्वभाव है, मैंने कुछ, हम नहीं कुछ पूछते, सिंपल बात करते हैं। होम्योपैथी को कॉम्प्लिकेट नहीं करना किसी भी सूरत में, सिंपल क्या होता है, डकार आते हैं तो क्या परेशानी है भाई, खाली डकार आते हैं ना, तो इसको ट्रीटमेंट क्यों करवाने आए हो आप, आपको तकलीफ ही कोई नहीं है। समझ गए ना मेरी बात। अगर आप मेरे पास डकारों की दवाई लेने आते हो, जलन नहीं होती, खट्टे डकार नहीं आते, कोई वॉमिटिंग नहीं आती, सिर्फ डकार ही आते हैं, तो क्या परेशानी है डॉक्टर साहब? परेशानी है, डकार मार मार कर थक जाती हूँ, शरीर में भारीपन लगता है और लगता है कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार हूं। तो मैंने प्राइमरी रुब्रिक, फिर से वहीं पे आता हूं, प्राइमरी रुब्रिक इस केस में क्या है। आपने केस सुना है और यही केस है, क्या आप में से मुझे कोई प्राइमरी रुब्रिक लिखकर भेज सकता है? श्रीकांत पाटिल। डॉक्टर साहब दवाई नहीं, पल्साटीला तो दी भी नहीं वैसे मैंने इसको, और एनीबॉडी एल्स? यार मेरे स्टूडेंट्स किधर है आज? डॉक्टर सुनील सर आप म्यूट हो गए हैं। सर आप अनम्यूट करिए अपने आप को। एक मिनट, हो गया सर। हो गया, मीटिंग ही गायब हो गई। हेलो, वीडियो नहीं दिख रही है आपकी। एक मिनट जरा मैं Sir, everything is running. सर ऑडियो है, वीडियो नहीं है। ऑडियो है सर, वीडियो नहीं मिल रहा। एक मिनट, you are using device audio. Hello, Yes sir, audible. यस सर, अब मैम की वीडियो तो आ रही है। सर म्यूट कर लीजिए। आप आ रहे हैं? यस सर। आप दोनों ठीक लग रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, हैप्पी एनिवर्सरी सर। आप तो बिलेटेड हो गई, कल तुमने की नहीं। चलो अच्छा। इस केस में मैंने 3 कोला जा मड़ा जा पास आ जाओ। द फर्स्ट रुब्रिक जो इसमें मैंने प्राइमरी रुब्रिक उठाया, वो हम फीलिंग लेते हैं ना पेशेंट की। यस सर। तो फर्स्ट रुब्रिक था इल और सिक फीलिंग। पाठक रिपर्टरी में एक रुब्रिक है, इल और सिक फीलिंग, है ना आपके पास? देखिए रुब्रिक। यस सर है। और जब हमारे पास सारा कुछ होता है तो सबसे ज्यादा फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है। फीलिंग के बाद जो सेकंड होता है ना, वो होती है मोडेलिटी। तो इस केस में उसने मुझे बोला था कि मुझे डकार आके मैं थक जाती हूँ, तो इरेक्टेशंस उसको रिलीफ नहीं देते, इरेक्टेशंस उसको रिलीफ नहीं देते, इरेक्टेशंस उसको एग्रावेट करते हैं। तो सेकंड रुब्रिक बाद इरेक्टेशंस एग्रावेट, द थर्ड वाज हैवीनेस लोड। तो इस लेडी को मैंने नक्स वोमिका 200 पोटेंसी में रोज 3 डोज 10-10 मिनट बाद, एनी टाइम जब भी याद आ जाए 10-10 मिनट बाद 3 बार खा लेनी है बस। दवाई कैसे खानी है, पहले कुछ खाना है बाद में कुछ खाना है। मैंने कहा भैया आज के टाइम में टेंशन तो पहले ही बहुत है, एक और टेंशन लेकर नहीं आपने जाना कि दवाई कैसे खानी है। जब भी तेरे को याद आ जाए दिन में, जब भी आ गया, मान लो तेरे को 12 बजे याद आया तो 12 बजे खा ले,
12:15 बजे और 12:30 बजे। अगर 3 बजे याद आया तो 3 बजे, 3:15, 3:30, 3 डोज ले लो। और आप मानोगे कि 1 हफ्ते की दवाई के बाद इसको डकार नहीं आता। कहते डॉक्टर साहब अब तो खाने के बाद भी मैं सोचती हूँ कि डकार आ जाए तो थोड़ा अच्छा लगे। आपकी दवाई से डकार नहीं आते अब बिल्कुल भी। तो जो पैथोलॉजिकल डकार थे वो उसके बंद हो गए थे। तो कहने का मतलब ये है, थर्ड रूब्रिक हैवीनेस लोड। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी जब केस हमारे पास आता है, चाहे वो केस साइकेट्री का होता है या केस कोई कैंसर का होता है या कोई एक्जिमा का होता है या ब्रोंकाइटिस का होता है, तो एक बार आप उस बीमारी को अपने मन से निकाल दीजिए। और सिंपल जैसे आप एक जुकाम का केस लेते हो, जैसे आप एक खांसी का केस लेते हो, जैसे आप छोटे से छोटा केस लेते हो, इसी तरह से ही बड़े से बड़ा केस भी आपने लेना है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर केस कोई कॉम्प्लिकेट डिजीज का आ गया तो आपने तैयार होके बैठना है पहले कि हमने अब बहुत गहराई से इसको पूछना है, बहुत डीपली जाना है। डीपली जाने की कोई जरूरत नहीं है, डीपली कुछ नहीं है, कंफ्यूजिंग है। जो पड़ा है आपके सामने, इसको आप ऐसा समझें कि आप होटल में रोटी खाने गए हो तो आपके पास चॉइस नहीं है। आपके पास चॉइस नहीं है, होटल वाले के पास चॉइसेस बहुत है। वो आके आपके आगे जो परोसता है वही आपने ग्रहण कर लेना है और उसी से ही आपने संतुष्ट होना है। इसी तरह से ही आपके पास आके पेशेंट आपके सामने जो परोसता है, आपके सामने जो सिम्टम्स आपके आगे रखता है, आपने वही सिम्टम्स कंसीडर करने हैं और उन्हीं सिम्टम्स के बीच में से ही उसको इंटेरोगेट करना है। ठीक है ना? ये नहीं कि वो बता रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे इल और सिक फीलिंग होती है और आप उसको फिर और कुछ पूछना लगो कि तेरे को जब होता है फिर गुस्सा कितना चढ़ता है, लड़ाई झगड़ा कैसे करता है। नो, लीव इट। जो वो बताता है उतने में ही। मैंने तो बहुत केस बार ना मैं सिर्फ ऐसे बैठ जाता हूँ, उसको बोलता हूँ कि बताओ, वो बोलता है ये है, ये है, ये है, ये है, बस। एनीथिंग एल्स यू वांट टू कन्वे? नहीं डॉक्टर साहब बस यही है। तो यही है तो फिर ये दवाई भी यही है, ये लो पकड़ो दवाई और जाओ घर और ठीक। तो होम्योपैथी इज अ सिंपल पैथी, वेरी वेरी सिंपल पैथी। और बहुत लोगों ने मतलब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता, कॉम्प्लिकेट नहीं करनी। सवाल पूछा है कि क्रॉनिक केस में कैसे करना है। क्रॉनिक केस में और एक्यूट केस में फर्क सिर्फ इतना ही है कि एक्यूट में जो पेशेंट आपको बता रहा है उसको आपने सुपरफिशियली लेके दवाई दे देनी है, लेकिन जो क्रॉनिक है उसमें आपने उसके एक्सप्रेशन, उसकी बेसिक नेचर, वो किस तरह का पर्सनैलिटी है, उसको ढूंढने का प्रयास करना है। इल सिक फीलिंग हैवीनेस लोड रिएक्टेशन एग्रावेट। ठीक है श्रीकांत पाटिल, बहुत बढ़िया। तो क्रॉनिक केस में हमेशा पेशेंट की बेसिक पर्सनैलिटी जो है वो ढूंढने का प्रयास करना होता है हमने। और वो बेसिक पर्सनैलिटी हम कैसे ढूंढते हैं, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पाठक रिपर्टरी के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे रूब्रिक्स हैं जो पेशेंट की पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं। कहते हैं कि जो चीज आपके माइंड को पता होती है, आपकी आंखें उसी चीज को देख पाती हैं। अगर आपको ये पता नहीं कि हमारे पास कौन कौन सी पर्सनैलिटी के रूब्रिक हैं, तो फिर आप उस चीज को मिस कर जाओगे। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि वो पेशेंट जो है वो फोन पे बात कर रहा है और डॉक्टर के सामने भी वो ऐसा बिहेवियर कर रहा है। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है कि हमारी रिपर्टरी में इंसोलेंट नाम का कोई रूब्रिक है, तो हम कैसे जज करेंगे? अगर आपको पता ही नहीं है कि हमारी, देखिए मैंने रूब्रिक सारे ना रिपर्टरी में निकाल के रखे हुए हैं, अलग अलग निकाल के रखे हुए हैं। बहुत मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके पास मेरे हाथ की बनी हुई रिपर्टरीज मैंने निकाल के उनको दिए हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि चीयरफुल क्या है, चीयरफुल है, मैं बोलता हूँ ये चीयरफुल नहीं है, ये जॉयस है। जॉय और चीयरफुल, इसमें फर्क है। ऐदा बैक वाला कैमरा, एक मिनट जरा, बैक वाला कैमरा सब वो दिखया। ये पिक्चर आ रही है आपके सामने? यस सर क्लियर। तो ऐसे हमने रूब्रिक्स जो है, एक मिनट मेरा मोबाइल,
ऐसे हमने सारे रूब्रिक्स जो है ना, ये जो ग्रीन कलर है ये देखिए, ये लिखा हुआ है चाइल्डिश और फुलिश। अब चाइल्डिश फुलिश को कैसे पता चलेगा कि ये पेशेंट चाइल्डिश है या फुलिश है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमने रूब्रिक लेने कैसे होते हैं। हमारे पास ना एक पेशेंट आती थी, उस पेशेंट को डिस्प्रिन दवाई जो थी वो रिएक्शन करती थी। नहीं दिख रही है सर। डिस्प्रिन क्या नहीं दिख रहा? सर दिख रहा है, बताइए सर। अच्छा, तो उसको डिस्प्रिन गोली रिएक्शन करती थी। जब भी डिस्प्रिन खाती थी अर्टिकेरिया हो जाता था। तो लेकिन हुआ क्या कि एक बार हुआ, 2 बार हुआ, अब तीसरी बार जब उसका सिर दर्द हुआ, सीमा नॉट लुकिंग Yes. सर। सर दिख रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा उन लोगों को, मुझे तो क्लियर है। ओके, इंटरनेट चेक करें कृपया। सर आपका बुक नहीं दिख रहा है। सर दिख रहा है, आपका दिख दिख रहा रहा है। है। दूसरे सर इसमें दिख रहा है। सर आप अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर, नाउ क्लियर, बोलिए सर। जब आप अक्षिता, मैं आपसे पूछता हूँ, अक्षिता नहीं, किसी और को पूछता हूँ, कोई और इंटेलिजेंट बच्चा है हमारे पास? डॉक्टर सुनीता, इनको अनम्यूट करो जरा। यस सर, कर लेंगे अपने आप, मैंने किया हुआ है उनको। डॉक्टर सुनीता, आर यू विद अस? यस डॉक्टर, आई हैव अनम्यूटेड यू, प्लीज। यस सर, यस सर। ये डॉक्टर सुनीता आप बोल रहे हो? हाँ हाँ सर, यस। आज आई थिंक दो सुनीता है। अच्छा, ओके, कंटिन्यू मैम प्लीज। चलो डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए। हेलो, हाँ बोलिए सर। आज फूल मुरझाया कि वो है आपकी आवाज बड़ी हाँ सर, ब्रेकडाउन है आज। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अगर आपको डिस्प्रिन एलर्जी करती है और आप सिर दर्द में फर्स्ट टाइम डिस्प्रिन खाते हो, आपको पता लगता है कि आपको एलर्जी कर गई, चलो बात खत्म है। सेकंड टाइम भी आप चलो किसी तरीके से खा लेते हो, फिर भी आपको पता लग गया एलर्जी करती है, तीसरी बार खाओगे आप? नहीं सर। तो फिर आपके ऊपर ये रुब्रिक नहीं लगेगा। चाइल्डिश चाइल्डिश फुलिश दोनों देखिए, रुब्रिक चाइल्डिश और फुलिश होते हैं, बच्चों जैसी और बेवकूफों जैसी बात। अगर यार मेरे को पता है कि मेरे को डिस्प्रिन एलर्जी करती है, ये खाता हूं तो अर्टिकेरिया हो जाता है, सिर दर्द हुआ है, मैंने एक बार खा ली, 2 बार खा ली, अब एवरी टाइम खाऊंगा, तो मैं मूर्ख ही हूं ना। यू गॉट माई पॉइंट? और मेरे को ऐसे मत बोलो भाई। मैं रुब्रिक समझा रहा हूँ आपको, आपने मेरे को फुलिश बोल दिया तो नहीं मैं थोड़ा सीखी है। तो जितने भी माइंड के ये रुब्रिक होते हैं ना, ये पेशेंट के बिहेवियर से ही हमें समझ लगते हैं। कोई आके आपको ऐसा नहीं बताएगा, मैं आपको आके ऐसे नहीं बोलूंगा कि डॉक्टर सुनीता मैं आपके पास दवाई लेने आया हूँ और मैं फुलिश हूँ, तो पुलिस वाला पुलिस वाला रुब्रिक निकालिए। अब मैं आपको, मैंने एक केस डाला था उस बुक में, जिनके पास वो बुक है क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस वाली। मेरे पास ना एक पेशेंट आता था दवाई लेने, उसको पेट फूल जाता था, बहुत पुराना केस था, पेट में गैस हो जाती थी, ब्लॉटेड हो जाती थी, तो मेरे पास दवाई लेने आया। तो ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, जिन्होंने पढ़ा है उनको तो पता है। कहता डॉक्टर साहब मेरा ना, मुझे दवाई दीजिए कोई अच्छी सी। मैंने कहा क्या हुआ? डॉक्टर साहब यार मेरा ना पेट फूल जाता है, और फूल के इतना मोटा हो जाता है, ढोलक हो जाता है। डॉक्टर साहब आज मैं आपके क्लिनिक पर आ रहा था ना, तो रास्ते में ना बैंड बाजे वाले मिल गए मुझे, तो डॉक्टर साहब मुझे ना डर लगा कि यार कहीं ये अपना ढोल समझकर मेरे पेट को बजाने ना लग पड़े। चाइल्डिश। ये चाइल्डिश नहीं है, ये जॉयस है भाई, ये तो जेस्टिंग है, ये मजाक है, अपनी बीमारी का मजाक उड़ा रहा है वो। ये चाइल्ड थोड़ी है वो, ये तो उसका बीमारी का मजाक उड़ा रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा पेट जो है, उसको ढोल समझ के वो बैंड बाजे वाले शादी वाले रास्ते में मेरे को रोक के समझ गए? मैं इसको, ये जो लेक्सिस की पर्सनालिटी होती है ना, लेक्सिस हाय, आराम से ध्यान से करोगे ना लैपटॉप के साथ, ऐसे ऐसे पता है, मैं स्क्रीन जब बाहर रखती हूँ। समझ गए आप लोग? जो भी मानसिक स्तर के रुब्रिक्स है ना, उनको हमने
पेशेंट की जो बिहेवियर है, उसका जो बातचीत का तरीका है, उसका जो रिएक्शन है अलग अलग चीजों में, तो वो हमें देखना ही पड़ता है। अब बच्चों के केस में हमारे पास एक रुब्रिक है, मैं आपको बाद में बताता हूँ रुब्रिक क्या है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आके शरारत करते हैं, है ना। तो एक बच्चा मदर के साथ आके बैठा है और चुपचाप बैठा है, मदर उस थोड़ा सा बच्चा हिलता जुलता है तो मदर कहती है, बेटा किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, छेड़ना नहीं है। तो पहले तो बेचारा वो चुपचाप बैठा था, मदर ने बोल दिया कि हाथ नहीं लगाना, तो वो उठ के अब चीजें छेड़ने लगा। एक छेड़ी, मदर ने बोला नहीं नहीं हाथ नहीं लगा, फिर छेड़ेगा, दूसरी छेड़ेगा, इसको उठाना नहीं, फिर वो चीज उठाएगा। तो ये क्या है, ये एक ऐसी स्थिति है जब आप किसी नियम की उल्लंघना करते हो। बच्चों में काफी हद तक ये चीज चलो हम कॉमन भी ले लेते हैं, अगर बड़ों में, जहां पार्क में लिखा है फूल तोड़ना मना है, लिखा होता है ना पार्क में, तो वहां से वो फूल तोड़ता है। लिखा है कृपया दाईं ओर चलें, तो वो बाईं चलेगा। आदत है भैया, हमने नहीं मानना कोई भी चीज, हम रूल रेगुलेशन को नहीं मानते। लिखा है वन वे ओनली, इधर से नहीं जाना, आ सकना, हमने इधर से ही जाना है। ठीक है, फूल तोड़ना मना है तो हमने तोड़ने ही तोड़ने हैं। डॉक्टर नरेश राजौरिया, डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा रुब्रिक लिख के भेजा है। तो ये लोग जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, ये जस्ट लाइक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, एक अथॉरिटी को कंटेम्प्ट करना है। तो इन लोगों के लिए जो हम पर्सनैलिटी चुनते हैं, वो चुनते हैं कॉन्टेम्पचुअस, स्कॉर्नफुल। ठीक है, तो जो आपका सवाल है कि क्रॉनिक केस में हमने क्या करना है, तो क्रॉनिक केस में हमने ऑब्जर्व करना है ओनली पर्सनैलिटी। पेशेंट को पूछना भी क्या है, हॉबीज क्या है, क्या अच्छा लगता है आपको, आप क्या करते हो सारा दिन, घर में हाउस वाइफ हो तो आप क्या करते हो। जस्ट 3 और 4 बातें छोटी छोटी, और उसी में से ही 5-10, हार्डली किसी केस को लेने में 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट से ज्यादा मुझे केस टेकिंग में कोई वर्थ नहीं लगता समय, क्योंकि अगर आप 20 मिनट में भी कोई नई चीज पकड़ पाते, तो फिर चाहे आप 1 घंटा लगा लो, फिर भी आप नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, तो एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम टुडे सेशन? The questions तो मुझे as such नहीं दिखे. Please raise your hand if any questions. I'll unmute you. So I think आज का सेशन तो बिल्कुल क्लियर है. सर चेयरफुल को जॉइस से कैसे डिफरेंशिएट करना है? डॉक्टर साहब जितने भी रिपर्टरी में रुब्रिक्स है ना, इन रुब्रिक्स के साथ यूजुअली ना 3 रुब्रिक्स जुड़े होते हैं। जो चीयरफुल होता है और जो जॉयस होता है, उसमें एक फीलिंग एक होती है कि जो चीयरफुल है वो अपने लिए होता है, और जो जॉयस होता है ना वो सामने वाले को भी खुश कर देता है। ये इसकी एक बेसिक नेचर होती है। जो लोग जॉयस होते हैं ना, तो अगर वो आपके साथ आके बैठेगा ना, तो आपको भी थोड़ा खुशी का भाव, आपके भी वो जो जॉयसनेस है ना, वो कंटेजियस है। तो जितना कि मुझे लगता है जॉयसनेस का अंदर से एक बहुत खुशी का भाव भी होता है. चीयरफुल हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि वी आर शोइंग कि वी आर चीयरफुल, बट इट कैन बी कि जो जॉयस होगा वो अंदर से भी होगा, वही कंटेजियस वाली फील. बिल्कुल एब्सोल्युटली वही, जितना कि मुझे लगता है. हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो जॉयस होता है, इसको बस आपने बिल्कुल उसका जो ऑरा होता है ना। हाँ मैडम बताओ, आप क्या बताओ? मतलब उसका ऑरा भी जो वो भी इतना खुशी वाला होता है Yes, ma'am. लगता बैठा बंदा भी उतना ही खुश फील करेगा जितना वो खुद फील कर रहा है उस हाँ, टाइम पे। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो इनर कोर से होता है ना. चीयरफुल वी कैन शो वी आर चीयरफुल, बट वी मे बी और मे नॉट बी चीयरफुल. बट जॉयस इट्स लाइक इनर खुशी, हम लोग अपने साथ के ऑरा को भी एब्सोल्युटली हैप्पी बना देते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. समटाइम्स हम इतने ज्यादा खुश होते नहीं है, लेकिन हम शो करते हैं तो वो एब्सोल्युटली आ जाएगा. यस लेकिन मैम. ऐसा नहीं होता. हाँ जी, ठीक है. एक तीसरा रुब्रिक है इसके साथ, हुआ लाफ्स। मैंने आपको Okay. बोला मानसिक स्तर पर जितने भी रुब्रिक है, उनको 3 रुब्रिक से हम यूजुअली डिफरेंशिएट करते हैं। तो चीयरफुल को हम 3 से करते हैं, जॉयस, लाफ्स एंड चीयरफुल। तो लाफ्स तो सिंपल ही है कि हंसी है, चलो अंदर जबरदस्ती भी कोई हंस सकता है, या फॉर द टाइम बीइंग भी कोई हंस सकता है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन जो जॉय और जो चीयरफुल है,
ये जो है ये इंपॉर्टेंट रूब्रिक रहते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? ये मैं सर, एक आपको क्वेश्चन है कि कंप्लेनिंग, फॉल्ट फाइंडिंग और क्रिटिकल में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कंप्लेनिंग फॉल्ट फाइंडिंग एंड क्रिटिकल। एंड क्रिटिकल। कंप्लेनिंग, आज कंप्लेनिंग ही करा पाऊंगा। कंप्लेनिंग होता है कि डॉक्टर साहब मैं इतनी दवाई खाता हूं, परहेज पूरा करता हूं, और कोई गलत काम भी नहीं करता, ना कोई नशा करता हूं, फिर भी आराम नहीं आता। ये कंप्लेंट है। कंप्लेनिंग जो है ना वो चेहरे से, एक्सप्रेशन से दिखाई पड़नी चाहिए कि ये कंप्लेंट कर रहा है। ठीक है? यस सर। और जो क्रिटिकल है, क्रिटिकल पर्सनैलिटी जो होती है वो बेसिकली क्रिटिकल होती है, उसने हर किसी को क्रिटिसाइज करना ही करना है। फॉल्ट फाइंडिंग में क्या होता है, वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा, लेकिन सारी बात, जैसे मैं आपको बता सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। अक्षिता, आपने ये जो ग्रुप बनाया है, ये जो काम शुरू किया ना, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। भाई ऐसे बथेरे ग्रुप से, बहुत ग्रुप चलते हैं, कुछ नहीं बनता ऐसी चीजों से, छोड़ो इसको। ये है क्रिटिसाइज करना। मैं आपको अगर मैं आपका फॉल्ट फाइंडिंग बताऊंगा ना, तो मैं बोलूंगा अक्षिता आप बहुत अच्छा काम कर रही हो भाई, कमाल कर दिया आपने, वेरी गुड। लेकिन ना फिर भी ना अक्षिता थोड़ा सा ना इसको ठीक करो, ये पूरा ठीक नहीं है, इसमें ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं तो ऐसे करो। मतलब मैं आपकी Okay. 90% तारीफ करके फिर भी बीच में एक ना एक पॉइंट निकाल लूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं आपकी नेगेटिविटी मतलब कर रहा हूँ, आपके लिए प्रॉपर पॉजिटिव नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। यस सर, गॉट इट। तो ये तीनों रूब्रिक्स मैंने, जिसने सवाल पूछा है शायद उन्होंने पढ़ा भी होगा, उन्होंने बाकी लोगों के लिए ये पूछा होगा कि क्यों इनमें क्या है। मैंने इन तीनों को अपनी बुक में इतनी अच्छी तरह से हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है कि आप कभी भूल ही नहीं सकते। तो अगले सारे सेशंस में मैं आप लोगों को रिपर्टरी के पूरे रूब्रिक्स वो मेरे को डॉक्टर अक्षिता ने बोला है करवाने के लिए,